Good morning, students. Today we will study about the second part of the chapter 7, Education and the British Rule. In the first part of this chapter, we have studied about the beginning of education by the British. Now we will study about the more implements made by the British during the 18th to 19th century. Now we will study about the Charter Act 1833. In this act, we will study about the more implements made by Charles Grant, who is known as the father of modern India, considered as the father of modern India. By this act, the British took upon themselves the responsibility of providing education to Indians and sanctioned an amount of 1 lakh rupees annually for the spread of education. इस एक्ट के द्वारा जो अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि भारत में शिक्षा की जिम्मेदारी ले ली थी और हर साल शिक्षा पर खर्च करने के लिए 1 लाख रुपए ग्रांट कर दिए थे. दिस एक्ट हाउएवर डिड नॉट मेंशन, और इस एक्ट में कुछ कमियां थी जिसमें कुछ मेंशन नहीं किया गया था कि ये जो अमाउंट दिया जा रहा है ये किसके ऊपर खर्च किया जाएगा, वेस्टर्न एजुकेशन पर या फिर इंडियन एजुकेशन पर या इंडियन कल्चर पर. इसमें कोई मेंशन नहीं किया गया था. तो वेदर द इंडियन शुड बी इम्पॉर्टेड ट्रेडिशनल एजुकेशन और द वेस्टर्न एजुकेशन, इसमें इस बात का कहीं पे उल्लेख नहीं था कि भारतीयों को ट्रेडिशनल शिक्षा दी जाएगी या फिर वेस्टर्न शिक्षा दी जाएगी. व्हाट शुड बी द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन द स्कूल्स, जो स्कूल में इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे, उनकी लैंग्वेज क्या होगी, हिंदी होगी या इंग्लिश होगी या ब्रिटिश होगी, जो भी हो, मतलब उसका कुछ मेंशन नहीं किया गया था. हु शुड रिसीव एजुकेशन, एवरीबडी आर सिलेक्टेड फ्यू, और इस एक्ट में इसका भी कहीं उल्लेख नहीं था कि ये इस तरह की जो शिक्षा है कौन ग्रहण करेगा, ये सबके लिए होगी या कुछ सिलेक्टेड क्लास के लिए होगी. द मेंबर ऑफ हाउ द गवर्नमेंट फंड्स ऑन एजुकेशन वेयर टू बी यूटिलाइज लेड टू हिटेड अबाउट debate between the Orientalist and the Anglicist. These issues were resolved by the Act of 1835. इसमें जो चार्टर एक्ट 1813 था, इसमें कुछ बातें क्लियर नहीं थी, जिससे कि जो एंग्लिसिस्ट थे और ओरिएंटलिस्ट थे इनके बीच में आपस में ही डिबेट होने लगे, वाद विवाद होने लगे, और जिसका जो सॉल्यूशन निकला था एक्ट ऑफ 1835. तो देखते हैं आगे इंग्लिश एक्ट ऑफ 1835. इंग्लिश एजुकेशन एक्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1835 बाय लॉर्ड मैकाले पुट एन एंड टू द डिबेट बिटवीन द ओरिएंटलिस्ट एंड द एंग्लिसिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ मैकालेज मैन्यूट. इट डिक्लेयर दैट, देखिए जो 1813 के जो एक्ट था उसमें कुछ कमियां थी जिसको लेकर के एंग्लिसिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट के बीच में आपस में कुछ डिबेट थे. उस डिबेट को या उस विवाद को ख़त्म करने के लिए इंग्लिश एक्ट 1835 आया, जिससे किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया, लॉर्ड मैकाले के द्वारा. और इसमें कुछ चीज़ें जो डिक्लेयर थी कि द मनी अलॉटेड फॉर एजुकेशन वुड बी स्पेंट ऑन प्रमोटिंग वेस्टर्न एजुकेशन थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश, कि जो पैसे ग्रांट किए गए थे एजुकेशन के लिए वो वेस्टर्न एजुकेशन के लिए ग्रांट थे, और जिसका माध्यम क्या होगा, इंग्लिश माध्यम से एजुकेशन देने पर ही वो ग्रांट यूज किया जा सकता था. द प्रमोशन ऑफ ओरिएंटलिस्ट इंस्ट्रक्शंस द कलकत्ता, मद्रास एंड बनारस संस्कृत कॉलेज वुड बी स्टॉप्ड, और जब ये ग्रांट ओनली वेस्टर्न एजुकेशन पर फोकस करना शुरू किया तो जो इंडियन स्कूल्स खुले थे कलकत्ता, मद्रास और बनारस में संस्कृत कॉलेज खुले हुए थे, इसको स्टॉप कर दिए गए. इट एबॉलिश पर्शियन एज कोर्ट लैंग्वेज, रिप्लेसिंग इट विथ इंग्लिश, और यहाँ पे जो पर्शियन कोर्ट लैंग्वेज थी उसको भी इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया. टीचिंग ऑफ इंग्लिश कुड
thus be way of civilizing people, changing their taste, values and culture। तो एक अंग्रेजी ही एक ऐसा माध्यम रह गया था जिसके द्वारा लोगों के अंदर चेंजिंग किया जा सकता था। टू इनकरेज द यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश बुक्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री और एट वेरी लो प्राइसेज ऑल ओवर इंडिया। तो इंग्लिश को बढ़ावा देने के लिए, इनकरेज करने के लिए जो इंग्लिश की लैंग्वेज की बुक थी उसे या तो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया गया या तो बहुत ही लो कास्ट पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जिससे इसकी पहुंच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हो सके। इंडिया में एजुकेशन के सुधार को लेकर के नेक्स्ट जो डिस्पैच आया था वुड डिस्पैच, जिसे किस नाम से जानते थे, वुड्स डिस्पैच 1854, जिसे चार्ल्स वुड्स के द्वारा 1854 में इंडिया में लाया गया था। दिस डॉक्यूमेंट्स कवर्ड ए कंप्लीट प्लान फॉर स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। और इसके द्वारा ऐसा प्लान बनाया गया था कि जिससे कि भारत के सभी वर्गों में सभी लोगों तक शिक्षा फैलाई जा सके। वुड्स डिस्पैच आउटलाइन द प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ वेस्टर्न एजुकेशंस। और जो वुड डिस्पैच था इसका मेन उद्देश्य था वेस्टर्न एजुकेशन के बेनिफिट्स को बताने के लिए, लोगों तक शिक्षा को पहुंचाना और प्रैक्टिकली बेनिफिट्स के लोगों को बताना। वेस्टर्न एजुकेशन वुड create a class of civil servants and develop in the people the skills required for administration. It will ensure a continuous supply of people to work at lower levels of government। देखिए, वेस्टर्न एजुकेशंस ने कुछ ऐसे वर्ग की शिक्षा की व्यवस्था की गई थी कि जिसको पढ़ने के बाद लोग सिविल सर्विस या जो लोअर क्लास या क्लर्कियल वर्ग की सर्विस होती थी उसको करने के योग्य हो सकते थे। इट वुड एनेबल इंडियंस टू रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड डेवलपिंग द रिसोर्सेज ऑफ कंट्री। और इस शिक्षा के माध्यम से लोग इतना जान सकते थे कि अपने व्यवसाय का विस्तार कैसे किया जा सके या डेवलपिंग द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, जो देश के संसाधन हैं इनको कैसे हम लोग डेवलप कर सकते हैं। द कंपनी विल सेव मनी एज इट विल नॉट हैव टू हायर सो मैनी पीपल फ्रॉम इंग्लैंड हु हैव टू बी पेड हायर सैलरीज फॉर द वर्किंग इन इंडिया। और इस शिक्षा नीति से एक फायदा हुआ था कि अगर यहाँ के लोगों को शिक्षित कर दिया जाएगा तो यहाँ के लोग अगर सरकार के लिए काम करेंगे तो हम लोग जो ब्रिटिश से सर्वेंट्स मंगाते थे या वर्कर्स मंगाते थे हाई सैलरी पर मंगाते थे, वे हमें इंडिया में वेरी लो सैलरी पर ही मिल जाएंगे। पीपल हु रिसीव वेस्टर्न एजुकेशन विल बी डिपेंडेंट ऑन द ब्रिटिश फॉर जॉब। और एक चीज़ और था कि जो लोग अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई वेस्टर्न एजुकेशन ग्रहण करेंगे या अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से पढ़ लेंगे, वे पूरी तरह से ब्रिटिश जॉब पर डिपेंड हो जाएंगे। They would want British rule to continue and will remain loyal to the British। और जो लोग अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करेंगे और अंग्रेजों की जॉब करेंगे, वे लोग कभी नहीं चाहेंगे कि अंग्रेजी सरकार यहाँ से समाप्त हो और इस तरह से अंग्रेजों के लिए वफादार बने रहेंगे। It would introduce them to European ways of life, change their taste and the desire so that they begin to appreciate and buy things that were produced in Europe। देखिए, it would introduce them to European ways। उनको जो रहने का तरीका, खान पान का तरीका सब किस तरह से बताना था, लाइफ चेंजेस देयर टेस्टेस। उनका जो लाइफ स्टाइल है वो सब टोटल यूरोपियन की तरह से चेंज करना चाहते थे कि जैसे कि जो यूरोप में प्रोडक्ट बनेगा, अगर यहाँ के यूरोपियन टेस्ट में जीना शुरू करेंगे, यूरोपियन लाइफ स्टाइल में जीना शुरू करेंगे, तो वहाँ के द्वारा बनी गई वस्तुओं को ये लोग क्या करेंगे, खरीदेंगे। इट वुड इंट्रोड्यूस देम टू यूरोपियन वेज। चलिए आगे देखते हैं। यूरोपियन लर्निंग वुड इम्प्रूव द मोरल कैरेक्टर ऑफ इंडियंस। इट वुड मेक देम फेथफुल, honest and thus supply them the company with the civil servants who could be
ट्रस्टेड एंड डिपेंडेंट अपॉन। देखिए, इस शिक्षा का एक और उद्देश्य था कि अगर हम भारतीयों को अच्छी तरह से शिक्षित कर लेंगे, इनकी शिक्षा को इम्प्रूव कर लेंगे, तो ये लोग अपने जो सरकार के प्रति, ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति क्या बनेंगे, ट्रूथफुल, हॉनेस्ट बनेंगे, और यहाँ से कंपनी को हम लोग क्या करेंगे, सर्वेंट्स की सप्लाई करेंगे। हु कुड बी ट्रस्टेड एंड डिपेंडेंट अपॉन, जो सरकार के लिए बहुत ही विश्वास पात्र बनेंगे और उन पर डिपेंडेंट बनेंगे। चलिए आगे देखते हैं। मेन प्रोविजंस ऑफ वुड डिस्पैच वेयर, वुड डिस्पैच के जो मेन सिद्धांत क्या थे। यहाँ पर वुड डिस्पैच के माध्यम से ऐसी व्यवस्था की गई थी कि जो प्राइमरी लेवल से लेकर हायर एजुकेशन है, सबकी जो पढ़ाई हो या शिक्षा हो, सब वुड डिस्पैच के माध्यम से ही कराई जाए। इट प्रोवाइड फॉर स्प्रेडिंग एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी लेवल, और ये प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी स्तर तक, मतलब कि जो हायर एजुकेशन है, इन सब की जो पढ़ाई हो इसी के माध्यम से हो, और अगर पढ़ाई इसके माध्यम से होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके माध्यम से पढ़ेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल इस माध्यम से खुलेंगे। और इसी उद्देश्य को लेकर 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, अन्य जगहों पर ये इस तरह के इस मॉडल के स्कूल खुले। लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल पर डिपार्टमेंट्स ऑफ एजुकेशन वेयर टू बी सेट अप इन बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, पंजाब एंड नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस। दे वेयर टू सप्लाई एजुकेशन एंड ग्रांट फाइनेंशियल एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन द प्रोविंस। देखिए, वहाँ पे मुख्य शाखा बनाने के बाद अन्य राज्यों में, अन्य प्रांतों में भी इनकी शाखाएं स्थापित की गई, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंग्लिश मीडियम की शिक्षा दी जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट को सर्वेंट्स की सप्लाई दी जा सके। इट सपोर्टेड फीमेल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल एजुकेशंस। इसमें अब तक जो भी डिस्पैच बने थे या जो भी शिक्षा के लिए नीतियाँ बनी थी, उसमें महिलाओं के लिए शिक्षा की कोई नीति नहीं थी, लेकिन वुड डिस्पैच में महिला शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया था। टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन वेयर टू बी सेटअप ऑल ओवर द कंट्री। पूरे देश में टीचर ट्रेनिंग के लिए भी संस्थाएं खोली गई। वुड डिस्पैच इंडिया में पूरी तरह से प्रभावित होने के बाद इसकी देखिए, जो भी अच्छे काम होते हैं या कोई भी ऐसा काम हो जो समाज से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, तो उसकी दो चीज़ें होती हैं, एक होता है लाभ और एक होता है हानि। जिससे मेरिट या डिमेरिट की बात करते हैं, तो वुड डिस्पैच की भी ऐसी बातें थे, मेरिट और डिमेरिट की। तो इसके पहली बात हम देखते हैं इसमें मेरिट क्या थी, मतलब कि इसके लाभ क्या थे। लाभ में देखते हैं, इट मेड द गवर्नमेंट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर पीपुल। इसके माध्यम से सरकार को यह महसूस कराया गया कि जो लोगों के लिए शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। इट गेव ए comprehensive scheme of education for primary, secondary and हायर एजुकेशन। और इसमें देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी और हाई एजुकेशन के बारे में तमाम चीज़ें की स्कीम दी गई थी। इट इनकरेज द प्रमोशन ऑफ मास एजुकेशन, ग्रांट इन एड सिस्टम इनकरेज द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस टू ओपन न्यू स्कूल्स। देखिए, समय समय पे जो स्कूल खुलते थे ना, इनको ग्रांट मिलती थी, मतलब कि क्या गवर्नमेंट के अधीन से स्कूल हो जाते थे और इस स्कूल की सारी व्यवस्था गवर्नमेंट देखती थी। तो इस सिस्टम ने तमाम तरह के प्राइवेट विद्यालय खोलने के लिए बढ़ावा दिया। इट एम्फसाइज्ड द नेसेसिटी ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड द टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। जब स्कूल लगातार खुलने लगे, स्कूलों की संख्या बढ़ने लगी, तो फिर अध्यापकों की आवश्यकता भी बढ़ने लगी, तो जिससे टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की भी आवश्यकता पड़ी। रीजनल एंड द क्लासिकल लैंग्वेजेस वेयर टॉट इन द स्कूल्स। और स्कूल के माध्यम से जो क्षेत्रीय भाषाएं थी उनको भी स्कूलों में पढ़ाया जाने लगा। अंग्रेजी भाषा जो थी, इंग्लिश इमर्ज्ड एज ए कॉमन लैंग्वेज फॉर इंडियंस इंस्पेक्टिव ऑफ क्लास एंड रीजनल डिफरेंसेज। जो अंग्रेजी का माध्यम का पढ़ाई शुरू हुई, उसके माध्यम से जो अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग थे, सबकी एक कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश हो गई, जिससे कि लोग एक दूसरे की भाषा आसानी से समझ सकते थे। इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस्ड इंडियंस टू द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, फ्रीडम एंड द जस्टिस।
इंग्लिश शिक्षा के माध्यम से ही लोगों को राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता और न्याय की बातें समझ में आई। अब इसके बाद देखते हैं डिमेरिट्स ऑफ वुड डिस्पैच। डिमेरिट्स क्या थी? द सिस्टम प्रूव्ड टू बी ए फेलियर बिकॉज मास एजुकेशन वाज नेग्लेक्टेड। देखिए ये सिस्टम जो है ना फेल हो गया, क्योंकि जो मास एजुकेशन, यहाँ के समाज के जो मैक्सिमम लोग थे वो एक साथ पढ़ाई पे विश्वास नहीं रखते थे, मास एजुकेशन पे विश्वास नहीं रखते थे। इट एडॉप्टेड द डाउनवर्ड्स फिल्ट्रेशंस थ्योरी। और जो वुड डिस्पैच था ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, इसका मतलब क्या था कि अगर हम अपर क्लास के लोगों को पढ़ा देंगे, अपर क्लास के लोगों को पढ़ा देंगे, शिक्षित कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिक अपर से लोअर में शिक्षा प्रवाहित हो जाएगी, मतलब एक वर्ग से दूसरे वर्ग में शिक्षा चलती जाएगी, जो इसका मेन फेल्योर था। The dispatch was more interested in the promoting Western knowledge and culture. Indian students had no exposure to their culture. Their culture became a source of embarrassment for them. देखिए जो डिस्पैच था ना ये ओनली वेस्टर्न नॉलेज को ही स्प्रेड करने में विश्वास रखता था, जो कि भारतीय छात्रों को एक्सेप्ट नहीं था। द डिस्पैच produced class of clerk and accountants with no leadership qualities। और ये जो डिस्पैच था ना इसमें हायर एजुकेशन में इंडियंस को सबमिट नहीं किया जा सकता था, इनमें ऐसी शिक्षा दी जा सकती थी कि जिससे इनके अंदर लीडरशिप पैदा हो या फिर ये हायर पोस्ट पर जा सके। इन्हें सिर्फ क्लर्कियल पोस्ट और अकाउंटेंट्स पोस्ट की शिक्षा ही दी जाती थी। वुमेन एजुकेशन कंटिन्यू टू बी neglected in 1921 only 2% women could be read or write। देखिए एक चीज़ और इसका फेल्योर था कि महिला एजुकेशन पे इसके पहले जितने भी एक्ट थे उनमें प्लेस नहीं दिया गया था। इसमें वुमेन एजुकेशन को प्लेस दिया गया था, लेकिन महिलाओं ने शिक्षा को क्या किया था, नेग्लेक्ट कर दिया था। और 1921 तक ओनली 2% वुमेन लिख और पढ़ सकती थी। इस तरह से देखा जाए तो वुड डिस्पैच में अच्छाइयों के साथ तमाम तरह की कमियां भी थी, जिसके कारण यह पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। अब इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि कुछ भारतीय रिफॉर्मर्स, इंडियन रिफॉर्मर्स ने शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास किया। तो आगे देखते हैं। इंडियन रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद एंड स्वामी दयानंद सरस्वती सपोर्टेड द कॉज ऑफ एजुकेशन। देयर वेर टू ग्रुप्स ऑफ थिंकर्स रिफॉर्मर्स। देखिए कुछ भारतीय सुधारकों ने, समाज सुधारकों ने शिक्षा की व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए विचार बनाया, जिसमें थे राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। और इन रिफॉर्मर्स के भी दो ग्रुप थे, एक जो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को सपोर्ट करते थे और एक वो थे जो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से नेग्लेक्ट करते थे। तो राजा राम मोहन राय स्ट्रांगली फेल्ट दैट द वेस्टर्न एजुकेशन वुड हेल्प इन modernizing India. They wanted the government to open more schools and sanctions more money for education of Indians। तो राजा राम मोहन राय का मानना था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने और ब्रांचेज यहाँ पे एजुकेशन के लिए खोले और ज़्यादा से ज़्यादा और पैसे शिक्षा के लिए ग्रांट करें। लेकिन रिफॉर्मर्स लाइक रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी वे आर नॉट इन फेवर ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड वांटेड टू एंड इट। जबकि रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी ये सब वेस्टर्न शिक्षा के पक्ष में एकदम नहीं थे और इसको पूरी तरह से समाप्त करना चाहते थे। महात्मा गांधी आर्ग्यूड दैट द कॉलोनियल एजुकेशन क्रिएट्स सेंस ऑफ इनफर्टिलिटी अमंग इंडियंस। तो महात्मा गांधी का मानना था कि ये जो कॉलोनियल एजुकेशन है, वेस्टर्न एजुकेशन है, ये भारतीयों का जो गर्व है इसको डिस्ट्रॉय कर रही है। दे हैड इन देयर ओन कल्चर देयर वाज पॉइजन इन दिस एजुकेशन सेड महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था कि इनका जो कल्चर है, संस्कृति है हमारी भारतीयों की, इन भारतीयों की संस्कृति में वेस्टर्न एजुकेशन पॉइजन के रूप में वर्क करती है। इट वाज सिंफुल एंड इन इंसर्ड इंडियंस।
महात्मा गांधी चाहते थे कि भारतीय लोग जो भारतीय शिक्षा की पद्धति को सीखें, भारतीय भाषाओं को सीखें। भारतीय भाषाओं के माध्यम से उन्होंने नई तालीम नामक शिक्षा पद्धति शुरू की, जिसमें बच्चों को लिखने पढ़ने के साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग, मतलब कि कुछ कार्य क्षमता के लिए ट्रेनिंग भी दी जाती थी, जिसमें वेविंग, क्राफ्ट, स्पाइनिंग, पॉटरी, etc. इन सब के बारे में बच्चों को बताया जाता था। अकॉर्डिंग टू रविंद्रनाथ टैगोर, इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन डिड नॉट फास्टर क्रिएटिविटी इन द स्टूडेंट्स। और रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार जो इंग्लिश सिस्टम है ये बच्चों में क्रिएटिविटी नहीं विकसित कर पाती है। ही वांटेड एजुकेशन टू कंबाइन द बेस्ट एलिमेंट्स ऑफ बोथ द वेस्टर्न एंड द इंडियन कॉन्सेप्ट। वह चाहते थे कि जो भारत में शिक्षा विकसित हो वह दोनों पर मिक्स हो, इंग्लिश मीडियम में हो और इंडियन कल्चर पर बेस्ड हो। इन 1901 ही स्टार्टेड द विश्व भारती यूनिवर्सिटी एट शांति निकेतन, द अबोर्ड ऑफ पीस। उन्होंने 1901 ईस्वी में विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की। कहाँ पे स्थापित की? शांति निकेतन में। इन शांति निकेतन चिल्ड्रेन वेयर टॉट आर्ट, म्यूजिक एंड द डांस along with the science and technology. In many ways, Tagore and the Mahatma Gandhi had similar views about the education. तो जहाँ पे शांति निकेतन में बच्चों को म्यूजिक, डांस, साइंस, टेक्नोलॉजी की आदि चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता था, तो गांधी जी और टैगोर जी की जो व्यूज थे दोनों के लगभग सेम थे शिक्षा के माध्यम में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। आगे हम लोग नेशनल एजुकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और जितना भी आपको बताया गया है इसको अच्छी तरह से बुक से देखते हुए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।